दोस्तों एक छोटा सा प्रश्न है, आप शायद इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे या शायद नहीं भी पता होगा कि क्रियाओं के कितने रूप होते हैं, एक वर्ब के कितने रूप होते हैं। शायद आपका आंसर हो सकता है 3। आंसर होगा 3 कि क्रियाओं के 3 रूप होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा V1 एंड देन V2 एंड देन V3। आपने शायद सुना हो क्रियाओं के 3 रूप होते हैं, V1 V2 V3। और मैं बता दूं V1 हम प्रेजेंट को बोलते हैं, V1 प्रेजेंट को बोलते हैं, V2 पास्ट को बोलते हैं एंड V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है। ये 3 क्रियाओं के रूप आपने शायद सुने होंगे। जबकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि क्रियाओं के 3 रूप नहीं होते हैं, क्रियाओं के 5 रूप होते हैं, 5 रूप। और यदि आप 5 रूप नहीं जानते हैं तो आप सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप आसानी से बना लेंगे प्रेजेंट V1, जिसको आप V1 कहते हैं, प्रेजेंट बना लेंगे क्योंकि प्रेजेंट लिखा हुआ है। आप पास्ट भी बना लेंगे, ऑफ कोर्स पास्ट लिखा हुआ है। एंड देन आता है पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो पास्ट पार्टिसिपल मतलब परफेक्ट में यूज़ होता है या पैसिव में इसका यूज़ होता है, तो आप पास्ट ही बना लेंगे। ये दोनों तो पास्ट ही हैं, ये भी पास्ट है और ये भी पास्ट है और ये प्रेजेंट है। तो आप प्रेजेंट बना लेंगे और पास्ट बना लेंगे। फ्यूचर कैसे बनाएंगे आप, फ्यूचर सेंटेंस कैसे बना पाओगे आप? तो समस्या यहाँ पे आ जाएगी कि भाई जब क्रिया ही नहीं है तो आप फ्यूचर कैसे बना लोगे। अंग्रेजी का मन में बात आती है कि फ्यूचर बताने के लिए हम विल शैल का प्रयोग करते हैं। ऑफ कोर्स विल शैल तो आप रखोगे क्योंकि वो टाइम अलग से बताएंगे, क्योंकि एक नियम है अंग्रेजी का कि अंग्रेजी की क्रियाएं प्रेजेंट बता लेती हैं। अंग्रेजी क्रियाएं प्रेजेंट बता लेंगी, पास्ट भी बता लेंगी, फ्यूचर नहीं बता पाती। इसीलिए अलग से हमें लाना पड़ता है विल या शैल। ये नियम हमें पता होता है कि टाइम बताने के लिए फ्यूचर का अंग्रेजी की क्रिया को जाना पड़ता है विल शैल के पास, और विल शैल टाइम बताता है और काम बताने के लिए फिर वही क्रिया आ जाती है। तो यहाँ पे 3 फॉर्म नहीं होते हैं, 5 होते हैं, क्योंकि जब आप फ्यूचर बताएंगे तो फ्यूचर में आप प्रेजेंट की वर्ब नहीं रख सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रेजेंट की वर्ब रख दें फ्यूचर में। कैसे हो सकता है कि आप फ्यूचर बता रहे हो प्रेजेंट रख देंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट में क्रियाओं के 2 रूप होते हैं। आपने सुना होगा 2 रूप कौन कौन से हैं। 2 रूप होते हैं गो या गोज, आपने सुना होगा। और भी होते हैं, सारी क्रियाओं के 2 रूप ही होते हैं, जैसे कि कम या कम्स, स्पीक या स्पीक्स, डू या डज। ऐसे क्रियाओं के रूप होते हैं। ये प्रेजेंट के रूप हैं दोस्तों। प्रेजेंट में क्रियाओं के 2 रूप होते हैं। जिस प्रकार से एक बी वर्ब की मतलब एम इज आर के 3 रूप होते हैं। एम इज आर प्रेजेंट में ही होते हैं, तो एम इज आर में से कोई ना कोई क्रिया सब्जेक्ट के साथ आती है। तो वैसे यहाँ पे भी है कि सब्जेक्ट के साथ आप कोई ना कोई क्रिया तो रखोगे। तो फ्यूचर में कौन सी क्रिया रखोगे ये कौन डिसाइड करेगा? फ्यूचर में यदि आपने याद किया हुआ है या समझा हुआ है कि विल शैल के बाद V1 आता है, जैसा कि आपको ये नियम कई जगहों पे लिखा मिल भी जाएगा कि विल शैल के बाद विल शैल प्लस V1, और यदि आपने ऐसा किया तो ये आपकी भारी मिस्टेक होगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि आप V1 रखने वाले हैं और V1 आप इसे ही कहते हैं, प्रेजेंट को ही हम V1 कहते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती होगी। अधिकतर डाउट्स यहीं से शुरू हो जाते हैं कि V1 हम रख रहे हैं तो V1 में भाई 2 क्रियाएं हैं, हम कौन सी क्रिया रखेंगे? हम रखेंगे विल के बाद क्या गो या गोज? ये प्रश्न हमारे स्कूल कॉलेज के फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर पोर्शन में और कॉलेज के भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के पोर्शन में भी आते हैं कि विल के बाद कौन सी क्रिया आएगी। तो विल के बाद यहाँ पे आप V1 कभी ना रखें। यदि आपने V1 सोच के रखा हुआ है तो आप निश्चित है गलती करेंगे ही, निश्चित है गलती करेंगे। इसीलिए आपको समझना होता है कि जो V1 लिखा है, V1 के पहले भी एक और क्रिया होती है जो हिडन होती है, और वो हिडन क्रिया ही मुखिया है इन परिवारों की। इस पूरे परिवार की वर्ब परिवार की मुखिया जो है, इसके पहले आने वाली एक फॉर्म है और वो फॉर्म कहलाती है रूट फॉर्म, जिसको आप सिंपल फॉर्म भी कहते हैं। तो वो रूट फॉर्म होती है। इन दोनों जो गो लिखा हुआ है, गो या गोज लिखा हुआ है, इसी का एक सिंपल रूप भी होता है। सिंपल रूप होता है, रूट फॉर्म होता है, और वो रूट फॉर्म बनता है एस एस हटा देंगे तो सिंपल वो इसी प्रकार से बन जाएगा। जैसे कि आपको शायद ये अजीब सा लग रहा हो कि यार यही तो लिखा हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे यही तो लिखा हुआ है, अंतर क्या है? यहाँ पे भी यदि आप एस एस हटा देंगे तो सेम बन जाएगा। यहाँ पे कम, यहाँ से एस हटाएंगे तो स्पीक,
यहाँ से डू, ऐसे हटा के वो सिंपल फॉर्म बना सकते हैं। ये आपको बहुत नॉर्मल सा लग सकता है। ऐसे मन में बात आ सकती है अंतर क्या हुआ, आखिर है तो वही, यहाँ भी गो लिखा था तो यहाँ भी गो अलग से लिख दिया। नहीं, अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। कैसे अंतर है, क्योंकि इस एम इज आर में आपको समस्या हो जाएगी। एम इज आर में ये एक अलग क्रिया है एम इज आर, और ये भी प्रेजेंट ही बताती है। ये प्रेजेंट की क्रियाएं हैं दोस्तों, प्रेजेंट की क्रियाएं हैं, ये बताती होना है ना होना। इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया कि 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिन 3 प्रकार की क्रियाओं के 5-5 रूप होते हैं। 3 प्रकार की क्रियाएं के 5-5 रूप होते हैं। जैसे हमने 5 रूप आपको अभी कहा था कि 5 रूप होते हैं, तो सभी क्रियाओं के 5-5 रूप होते हैं। उसी प्रकार इस क्रिया के भी 5-5 रूप हैं। तो इस क्रिया का सिंपल रूप अब आप यहाँ से नहीं उठा सकते कि एम इज आर आप से उठा के यहाँ पे आप एम रख देंगे या इज रख देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसका सिंपल रूप दूसरा होता है। इसका सिंपल रूप होता है बी, इसका सिंपल रूप बी होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये अंतर तो है, अलग है, ये क्रिया अलग हो गई यहाँ पे, क्योंकि ये सिंपल रूप है। सिंपल रूप दोस्तों अलग ही होते हैं। ये भले ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो अंतर है, अलग हैं ये क्रियाएं। इसको आप अलग ही समझें। ये रूट फॉर्म कहलाते हैं। रूट से बने हुए प्रेजेंट, देन पास्ट पार्टिसिपल एंड देन आईएनजी फॉर्म कम्स। तो लास्ट में आईएनजी फॉर्म आती है। यहाँ पे एक और फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, जो 5वीं रूप है क्रिया की। तो हमने कहा था क्रियाओं के 5 रूप होती हैं, जो समझना बहुत आवश्यक है। तो फ्यूचर बनाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है रूट फॉर्म की। आप यदि एम इज आर के सेंटेंस बनाएंगे, एम इज आर के सेंटेंस, तो आप प्रेजेंट में तो एम रख देंगे। जैसे कि आपने कहा आई एम आ स्टूडेंट, तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, बहुत आसानी से आप बना लेंगे। पास्ट बनाना हुआ तो एम का पास्ट वॉज होता है, आप पास्ट बता लेंगे। फ्यूचर बताना हुआ तो कौन सा फॉर्म रखेंगे, यदि आपने पढ़ा हुआ है फ्यूचर में V1 आता है, V1। अगर यदि आपने पढ़ा है V1 तो V1 तो फिर आप इसी को कह रहे हैं, हम लोग इसी को V1 कह रहे हैं। तो आप या हो सकता है विल के बाद एम रख दें, ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई नियम तो यही है, नियम अनुसार तो यही आएगा, विल एम। तो क्या विल एम होता है कभी? नहीं, गलत हो जाएंगे। विल के बाद बी आता है, विल बी, क्योंकि अब इसका सिंपल रूप आएगा। तो यहाँ सेंटेंस होगा विल बी, आई विल बी अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट होऊंगा, आई विल बी अ स्टूडेंट। तो इस प्रकार से जब भी सेंटेंस एम इज आर का होगा तो सिंपल रूप उसका विल के बाद किसी भी मॉडल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, कोई भी मॉडल होगा, तो मॉडल के बाद क्रियाएं हमेशा सिंपल रूप में आती हैं। सिंपल रूप मतलब रूट फॉर्म में आती हैं। तो ये रूट फॉर्म है, इन सभी का रूट फॉर्म ये है। अगर यदि आपने ये ध्यान रखा हुआ है कि रूट फॉर्म आता है विल, शैल, कैन, कुड के बाद, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि एस कहाँ पे लगाना है विल, शैल के बाद। अधिकतर ये बच्चों से गलती देखी गई है कि वो विल, शैल, कैन, कुड के बाद वो ES लगा देते हैं, एम इज आर लगा देते हैं, वॉज वर भी कई बार लगा देते हैं। तो विल, शैल के बाद हमेशा सिंपल फॉर्म ही आती हैं, और यही नियम सारे क्रियाओं में फॉलो होता है। तो आई होप कि छोटा सा ग्रामर का वीडियो आपको समझ में आया होगा। नियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पता ही होना चाहिए। यदि आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं और बिना माहौल के सीख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज अवश्य होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे से अंग्रेजी सीख पाते हैं। नहीं तो बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं और गलत अंग्रेजी हम सीख लेते हैं। सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। यदि आपके कुछ कमेंट्स हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।